भारत की जनता को ढेरों प्रेम। अगर सोच बड़ी है, विजन बड़े हैं, एम बड़े हैं, तो निश्चित है कि आपके कर्म बड़े होंगे। और कर्म बड़े होने के साथ यदि आपने संघर्ष को बनाए रखा तो सफलता जल्द ही आपके कदमों में होगी। जी हाँ, इसी संघर्ष से सफलता तक का सफर टॉर्क एजुकेशन ने किया है, कुछ सितारों के साथ, जिन सितारों ने विगत जेई मेंस के एग्जाम में कुछ बड़ा कर दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमन मौर्य की। ये वो विद्यार्थी है जिसने जेई मेंस के अंदर, इसी जेई मेंस के अंदर 98.24 परसेंटाइल हासिल करके अपना ही अपने परिवारजनों के साथ साथ टॉर्क एजुकेशन गोंडा का नाम रोशन किया है। जी हाँ, इसी के क्रम में एक और हमारा विद्यार्थी है, होनहार विद्यार्थी निखिल पाठक। इस बच्चे की खास बात देखिए, ये बच्चा 11th, बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारा 11th हुआ नहीं, 12th खराब हो गया। बच्चे ने सिर्फ 12th पर फोकस किया, 12th के संग ही इस बच्चे ने एक अच्छा परसेंटाइल हासिल किया। जी हाँ, तो ये वो सितारे हैं जो अपनी तैयारी का सफर अब गोंडा में तय कर रहे हैं और गोंडा के संस्थान के गाइडेंस के अंदर बड़ा कर रहे हैं। एक बड़ी टीम है इस शहर के अंदर आज। जी हाँ, मैं आपके शहर की बात कर रहा हूँ, गोंडा की एक बड़ी टीम है, एक बड़ी टीम है जो कि निरंतर बच्चों पर मेहनत कर रही है और यहां से अब एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है आपकी सफलता को और उज्जवल बनाने के लिए, आपके प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने के लिए। यह है टॉर्क एजुकेशन गोंडा आपके शहर में संचालित हो रही है। अब मैं इसी क्रम में उन सितारों को बुलाना चाहूंगा। जी हाँ, वही सितारे जिन्होंने आपके छोटे से शहर गोंडा का नाम रोशन किया है और इस छोटे से शहर को बड़ा बनाने की कोशिश की है। ये है हमारा विद्यार्थी अमन मौर्य। इसने बहुत अच्छा किया है, 98.24 परसेंटाइल इसने हासिल किया है। सबसे पहले मैं अमन का मुंह मीठा कराना चाहूंगा और निखिल का भी मुंह मीठा कराना चाहूंगा। तो अमन और निखिल, कैसा रहा तुम लोग का अनुभव जेई का? ये बात तो तुम्हें बताना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसी क्रम में जो है एटी सर को बुलाना चाहूंगा कि ये अनुभव वो जरूर आप तक पहुंचाएं। एटी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इन्हीं संग में मैं बच्चों को माला अर्पण भी करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अमन ये लो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम बहुत लोग, बहुत निखिल तुम बधाइयाँ लोग बच्चों को। बढ़िया बढ़िया यार। कैसा फील हो रहा है आज प्यारे बच्चों? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। आइए इसी क्रम में आइए इन बच्चों का हम अनुभव देखते हैं कि पहले ही सत्र में, टार्क एजुकेशन के पहले ही सत्र में कैसे इन्होंने एक अपने लिए और एक गोंडा के लिए एक माइलस्टोन खड़ा किया है। दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनकर ये निकल के आए हैं। तो आइए इन बच्चों के अनुभवों को जानते हैं, जिससे हमारे दूसरे साथी हमारे इनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े। अमन जी और निखिल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं, खासकर अमन, क्योंकि निखिल जैसा कि सर ने बताया अभी ये बच्चा 12th में ही है, अपेयरिंग है। तो अमन, सबसे पहले आप अपने स्कूलिंग के बारे में और अपने थोड़े से फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम अमन मौर्य है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। सर, मेरा नाम अमन अमन मौर्य है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग फैजाबाद से एसएसबी इंटरमीडिएट कॉलेज से की है, जो कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल आंटी, दादाजी और मेरी छोटी सिस्टर मेरी फैमिली में हैं, जिन्होंने, पिताजी फार्मर है और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं। बहुत बढ़िया। निखिल, आप भी यस सर। अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम निखिल पाठक है और मैं यही गोंडा इसी शहर का हूँ। मेरी स्कूलिंग नारायणा पब्लिक स्कूल से हुई है और जैसा कि सर बता रहे थे, अभी मैं 12th में ही हूँ। मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई है, एक बहन है और मम्मी पापा हैं, दादाजी हैं। बहुत बढ़िया बच्चे। तो अमन जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं, टार्क एजुकेशन गोंडा के बारे में आपको कैसे पता चला और क्या सोचकर आप 12th के बाद दिल्ली कोटा लोग भागते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कैसे ज्वाइन किया, इसके बारे में जी बताएं। जी सर, टॉर्क एजुकेशन के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला था। तो गोंडा मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मैंने वहाँ जाकर देखा, डेमो क्लासेस की, जिससे मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे थे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। तो मैंने सोचा, जैसे लोग कोटा में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं,
वही कंटेंट जो उनको वहाँ दिया जा रहा है वही कंटेंट मेरे को यहाँ दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा यहीं पर कर लें, वहाँ वहाँ जान जैसा हमें कंटेंट वहाँ मिल रहा है वैसा कंटेंट यहीं यहाँ पर मिल रहा है, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। या गोंडा शहर मेरे घर से नज़दीक भी है, तो मैंने वहीं सोचा कि मैं वहीं तैयारी करूँगा। बहुत बढ़िया। अमन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या माध्यम ऐसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए कोई रोड़ा है, और आपने कैसे हिंदी मीडियम का छात्र होते हुए कैसे उस ये जो एक मिथक है उस मिथक को तोड़कर कैसे बाहर निकले, ये भी हमारे बच्चों को बताएं। जी सर, जैसे मैंने बताया कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पर आया था तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी से। सर जो इंग्लिश में बोलते थे, थोड़े वर्ड्स जो थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे, वो मैं उन टीचरों से पूछता था तो वो मेरे डाउट तुरंत क्लियर करते थे। उनका ये कहना था कि मतलब तुम हिंदी जानने की कोशिश ना करो, जो चीज़ें हैं उनको वो उन चीज़ों का क्या मतलब है उसको इंग्लिश में ही समझो। और उनके कहने के अनुसार मैंने ऐसा ही किया, जिससे मुझे हिंदी में धीरे धीरे मतलब हिंदी से जो प्रॉब्लम थी वो मेरी दूर होने लगी। इंग्लिश में ही मुझे चीज़ें समझ में आने लगी और मेरी जो हिंदी प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। बहुत बढ़िया। निखिल, तुमसे भी मैं रूबरू होना चाहूंगा। ये टार्क एजुकेशन की यहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको क्या खास लगा? क्यों आपने जब इसे ज्वाइन किया तो कैसे आप यहाँ पर स्टे कर रहे हैं? सर जैसे यहाँ के टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छा माहौल भी मिलता है सर यहाँ पे, और टॉपिक्स भी अच्छे से कवर होते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि हम तो केवल 12th ही पढ़े थे, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा यहाँ का। अमन, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि निखिल ने बताया कि टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो मतलब ऐसा फ्रेंडली व्यवहार वो करते हैं कि जैसे हमें लगता ही नहीं कि वो कोई अलग हैं। हम तुरंत अपने डाउट पूछते हैं, तुरंत हमारे डाउट सॉल्व होते हैं। एकदम टीचर फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, हमें कोई हिचकिचाहट होती ही नहीं है अपने डाउट्स को पूछने में। बहुत बढ़िया। अमन जी, जैसा कि कहते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ बातों से नहीं रातों से भी लड़ना पड़ता है, तो आपने कैसे पढ़ाई की, अपना शेड्यूल कैसा मेंटेन किया हुआ था कि आपने इतना अच्छा परसेंटाइल यहाँ पर स्कोर किया है? ये भी हमारे बच्चों को, हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी सर, जैसा कि सभी बच्चे कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 घंटे की कोचिंग होती है। उसके बाद मैं कोचिंग करके जब आता था घर पे तो तुरंत पढ़ने नहीं बैठ जाता, थोड़ा रेस्ट करता था, बाहर टहलता-वहलता था। उसके बाद मैंने जो शेड्यूल बना रखा था, अपना फिक्स शेड्यूल रखा था, उसी पर पढ़ाई करता था। ज़्यादा लेट तक पढ़ाई नहीं करता था, 11-12 बजे तक सो जाता था, सुबह 6 बजे उठता था। फिर उसके बाद फिर कोचिंग चला जाता, और यही शेड्यूल को मैं फॉलो करता रहता था, जिससे मुझको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप ने ये जो परीक्षा फेस की अभी हाल ही में, बहुत बढ़िया स्कोर आपने किया है। इसमें ऐसी परीक्षाओं में टेस्ट सीरीज, इसका क्या रोल होता है? बच्चों को और हमारे साथियों को ये बताएं। टेस्ट सीरीज जो होती है वो बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ाई की है उसमें हमें कितना गेन हुआ है, हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो गलतियाँ हैं वो फिर दोबारा ना हो। बार बार टेस्ट देने से हमें जो हमारी जो पिछली गलतियाँ होती हैं वो एग्ज़ाम में हमसे वो गलतियाँ ना हो, इसको हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स को ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा 15 दिन पे या हफ्तों हफ्तों पर टेस्ट देते रहना चाहिए। वेरी गुड। अमन जी और निखिल जी, जैसा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जाता है कि सब्जेक्ट की बैलेंसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर सफलता हासिल करनी है तो सभी सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस बनाकर चलते थे, इसके बारे में भी अपने साथियों को बताने का कष्ट करें। मेरी एक थोड़ी कमी थी कि मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं मैथ में अपना थोड़ा टाइम ज़्यादा देता था, जिससे मेरे बाकी के सब्जेक्ट जो थे वो थोड़े वीक थे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो जिससे मैंने अपने इस गलती को सुधारा और धीरे धीरे
अपनी गलती को सुधारते हुए सभी टॉपिक्स को एकदम बराबर वेटेज दिया, इक्वल टाइम मैनेजमेंट किया, जिससे मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली अपना रिवीजन करता था, पढ़ाई करता था, कोचिंग से जो मटेरियल मिलता था, शीट्स वगैरह, नोट्स, उसी से पढ़ाई करता था, जिससे मुझे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं, उनको कुछ टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, कुछ चीज़ें उनकी वीक रह जाती हैं, जो कि बच्चों को नहीं करना चाहिए। उन्हें सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं तीनों सब्जेक्ट इक्वली वेटेज रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ कोई कम सब्जेक्ट कम आ रहा है, कोई ज़्यादा आ रहा है, सभी एकदम इक्वली वेटेज रखते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप भी ध्यान से देखते रहें। अमन जी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्कोर किया है। कैसे इन्होंने सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चले और सफलता तभी आपको मिलेगी। एग्जाम के समय में क्या कभी आपने स्ट्रेस फील किया, या स्ट्रेस की बात हमेशा बच्चों में होती है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया, इसके बारे में हमारे साथियों को बताएं। जी सर, मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को स्ट्रेस आता है, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे कभी स्ट्रेस आने ही नहीं दिया। तो बच्चों की काफ़ी कमी होती है, कभी-कभी वो डिप्रेस हो जाते हैं, जिससे वो उनकी पढ़ाई में काफ़ी लॉस होता है। उन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अपनी मतलब थोड़ा जब सैड फील हो, डिप्रेस हो, थोड़ा घूम टहल लेना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि लगातार बस पढ़ ही रहे हैं, हेल्थ खराब हो जाती है ऐसा। हमेशा मतलब इक्वल टाइम देना चाहिए, सभी चीज़ों को इक्वल मैनेजमेंट होना चाहिए, शेड्यूल्ड होना चाहिए। थोड़ा देर घूम लिया, थोड़ा देर पढ़ लिया, फिर थोड़ा मतलब ऐसे लगातार नहीं पढ़ना है, 15-15 मिनट ब्रेक ले लिया, 1 घंटे पढ़ा, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लिया। ऐसे हमेशा मतलब लगातार ऐसे अपना फुल शेड्यूल होना चाहिए अच्छा खासा, जिससे हमें आगे मतलब डिप्रेस फील ही नहीं होगा, हमें कोई स्ट्रेस फील ही नहीं होगा। अमन जी, एग्जाम के पहले आपने रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाया था? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अगर कहते हैं कि अगर रिवीजन हम अच्छे से करें तो ऐसे बड़े एग्जाम्स के लिए ये रिवीजन शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है। तो आपने ये रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाया और कैसे उसको मेंटेन किया, इसके बारे में बताएं। जैसा कि सर ने अभी बताया, रिवीजन बहुत ही मतलब ज़्यादा हमें रिवीजन पे ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम पढ़े जा रहे हैं, बाकी भूल जा रहे हैं, फिर आगे का पढ़ रहे हैं। हमें रिवीजन करते हुए रहना चाहिए। और रिवीजन के लिए मैंने पीवाईक्यूज़ का सहारा लिया, पीवाईक्यूज़ देखे कि उसमें पिछले ईयर्स कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देखा, उनको सॉल्व किया, और अपना जो रिवीजन था उसी हिसाब से मैनेज किया कि जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चंस लगाए, ज़्यादा इधर उधर का नहीं देखा। और लगातार मतलब पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए, सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड। निखिल जी, आप ये बताएं कि एग्जाम के समय में कैसे आपने पेपर को हल करने का क्या शेड्यूल बनाया? जैसे पहले कौन से सब्जेक्ट को आपने हैंडल किया और कैसे करना चाहिए, साथियों को ये बताएं। सर मैंने तो सबसे पहले केमिस्ट्री को किया, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, और आपको याद है तो आंसर आसानी से हो जाते हैं। और सबसे पहले हमने आसान क्वेश्चंस को किया। राउंड 1 में पहले जितने आसान क्वेश्चन थे सारे कर दिए, फिर उसके बाद राउंड 2 में जो थोड़े टफ लगे थे उनको फिर अटेम्प्ट किया, और इस तरह से हमने काफ़ी पेपर किए। बहुत बढ़िया। अमन जी, आप अपने साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे एग्जाम को वो कैसे अटेंड करें, एग्जाम में कैसे पेपर को हैंडलिंग कैसे करें? पेपर हैंडलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है ऐसे एग्जाम के लिए, तो इसके बारे में अपने अनुभव बताएं। पेपर हैंडलिंग मतलब सभी बच्चों को आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि हमें कोई मतलब पेपर दे, मतलब अगर कर रहे हैं कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उस पर मतलब अगर हम घर पे वो क्वेश्चन लगा कर गए हैं तो हमें ऐसा नहीं करना कि हाँ मुझसे हो ही जाएगा, उस क्वेश्चन से मतलब लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे, सारे क्वेश्चन को हमें इक्वली टाइम देना। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन पर लगे हुए हैं करे ही जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को करना है। और हमें ऐसा नहीं करना कि बस एक टॉपिक उठाया बस करते ही जा रहे हैं, सबको इक्वली मैनेज करना है। राउंड 1 में करना है जो सिंपल मतलब एक बार पढ़ने पे लगता है कि हाँ बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो उन क्वेश्चन को करना है। फिर जब सॉल्व हो जाए फिर दोबारा आना है, फिर क्वेश्चन को करना है, और ऐसे ऐसे हमें पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो अमन जी और निखिल जी, आपने जो अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था उसकी पहली सीढ़ी आपने बिल्कुल पार कर ली है, पहली बाधा पार कर ली है। आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, इसके बारे में भी हमें बताने का कष्ट करें। जी सर, मैं जैसा कि मैंने जेईई मेंस अभी दे लिया है तो मैं जेईई एडवांस की तैयारी भी आप शुरू ही कर दूंगा, और यहीं से जेईई एडवांस की तैयारी करूंगा।
और उसमें जैसे मैंने अपना अच्छा प्रयास किया और उसमें भी अपना जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। आपके इस जर्नी में जो छोटी सी आपने 6-7 महीने हमारे साथ टॉर्क एजुकेशन गोंडा के साथ गुजारे हैं, आपकी इस पहले स्टेप की जो बाधा थी जिसको आपने लांघ ली है, इसमें टॉर्क एजुकेशन का क्या सहयोग रहा? इसमें हमारे साथियों को ये भी बताने का कष्ट करें। टॉर्क एजुकेशन ने मुझे मेरा बहुत ही साथ दिया है। मेरे जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर किए जाते थे और मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया गया कि मतलब वो कोई टीचर्स हैं कोई अलग हैं, वो एकदम फैमिलियर हो जाते थे मेरे साथ। मुझे मतलब कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं थी और ऐसा टीचरों को ऐसा होना भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ एकदम फैमिलियर हो जाएं। बच्चों को कोई हिचकिचाहट ना हो क्वेश्चन पूछने में। कुछ बच्चे होते हैं वो डरते हैं कि अभी सर उनका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो डाउट होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते ही नहीं है, डाउट जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं और बच्चा यही सोचता है कि मैं अभी छोटा सा डाउट है, अभी टीचर ऐसा बोल देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डाउट आए तुरंत टीचर से पूछना है, तो टीचर आपके डाउट को तुरंत क्लियर करेगा, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि टॉर्क एजुकेशन आगे और बढ़े, ऐसे ही मतलब करते रहे, सभी बच्चों को पढ़ाए और बच्चे सक्सेस हों। क्या बात है। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी अभी रही है। हमने जिस विजन, जिस सोच के साथ टॉर्क एजुकेशन को गोंडा में एस्टैब्लिश किया था कि आप लो बजट अफोर्ड जिसको कर सकें यहाँ के लोग, बिना कोटा, बिना दिल्ली गए, वो सारा मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा फील हो रहा है? आपको वो सारे मटेरियल मिल रहे हैं? जी सर, हमें वैसा ही मटेरियल मिले जैसा सर बता रहे हैं कि जैसा दिल्ली में कुछ बच्चे जाते हैं 12th करने के बाद दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, वहाँ पे जो कंटेंट मिलते हैं, मुझे भी वही कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। तो मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? सारे कंटेंट्स मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं, सीट्स मिल रही हैं, नोट्स कराए जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सभी बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा तो है ही नहीं बस कोटा में ही पढ़ाया जाता है, कोटा के बच्चे ही सक्सेस होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो कहीं पर भी रहकर सक्सेस पा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर मैं बाकी बच्चों से कहना चाहूंगा कि मायूस मत होना चंद ठोकरों से, वक्त कभी भी तुम्हारा मुकाम बन सकता है। अगर हौसले हो बुलंद, इरादे हो मजबूत, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी पूरी टीम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और एक बार पुनः इन बच्चों को प्रोत्साहित करें, इनको आगे के लिए शुभकामनाएं दें, इनका मुंह मीठा कराएं। आइए हमारे डायरेक्टर सर, आकाश सर, एजे सर, अश्विनी सर और हम सब के होनहार एएम सर। हाँ प्यारे बच्चों, जो ये अमन का रिजल्ट है, ये रेगिस्तान में जैसे पानी की एक बूंद के बराबर। अब हमें उस रेगिस्तान को एक समुद्र बनाना है। मतलब गोंडा से भी हमें जैसे कोटा में रिजल्ट आ रहे हैं, वैसे गोंडा से भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करना है। ठीक है बच्चों, फिर और इसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ देखिए सर से सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर के आए हैं, जो कि हमें हमारे मेहनत का फल मिला है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत जो है कि पूरे साल करा है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और हम बच्चों से यही कहेंगे कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें सदा और कभी मुड़ करके पीछे ना देखें, क्योंकि ठोकरें हजार आएंगी, लेकिन उनको हमें जो है कि उनसे घबराना नहीं है, हमें उनको पार करते हुए आगे निकल जाना है। और मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने स्वर्णिम भविष्य को प्राप्त करें जल्द ही। और इसी शब्दों के साथ मैं जो है कि एम सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कुछ 4 शब्द बच्चों के लिए कहें। बच्चों के लिए तो मेरे पास 1000 शब्द हैं सर, 4 शब्द क्या है। मगर मैं एक चीज अपने शहर वालों के लिए कहूंगा कि जैसे सर ने कहा कि बच्चे ने कहा कि कोटा जाने से ही सब कुछ नहीं होता। हमारा इस बड़ी नगरी की नौकरी को छोड़ना और गोंडा में खड़ा होना एक ही उद्देश्य था कि अगर वहां के एक महान व्यक्ति जो कि यूपी की ही मिट्टी से पले बड़े और कोटा की मिट्टी को इतना खुशबूदार बना देते हैं कि आज वो शिक्षा की काशी कही जाती है, तो आखिर हमारा गोंडा कोटा जैसा क्यों नहीं बन सकता। एक ही उद्देश्य कि अगर कोटा कोटा हो सकता है तो गोंडा कोटा से बेहतर क्यों नहीं हो सकता। याद रखिए, कलाम साहब की एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है कि हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। हम अपने गोंडा स्तर पर बात अभी कर रहे हैं कि हमारे गोंडा के जो भविष्य है वो हमारे गोंडा के बच्चे हैं।
याद रखिए, इन बच्चों ने हम पर बिलीव किया, हमने इनके साथ मेहनत किया, और उस संघर्ष का परिणाम आज ये है कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। अगर आप सभी जो भी हमें सुन पा रहे हैं, वो एक बार अपनी संस्था, हमारी नहीं, अपनी संस्था पर बिलीव कीजिए, और टॉर्क एजुकेशन जरूर निश्चित रूप से आपको भी सफल बनाने में सहयोग करेगा। सहयोग बोल रहा हूं, सफल नहीं बनाएगा, क्योंकि आप यदि नहीं करते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सोच आपकी बननी है, एम आपका बनना है, संघर्ष आपको करना है, उस संघर्ष का भागीदारी मैं हूंगा, कुछ हिस्सा हमारा होगा। और एजे सर की बात मुझे बड़ी प्यारी लगी कि अभी ये तो रेगिस्तान में एक छोटा सा पानी का स्रोत है, एक दिन आएगा, हमारा विश्वास है कि गोंडा जरूर शिक्षा का समुद्र बनेगा, जरूर। जैसे आज अमन ने हमारा नाम रोशन किया, आज निखिल ने हमारा नाम रोशन किया। आप जितने भी देखने वाले हैं, गोंडा के हो या गोंडा के आसपास शहरों से हो, आज हम बातें छोटे लेवल पर कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए, जो चीजें नीचे से ऊपर जाती हैं बहुत दूर तक जाती हैं। ऊपर गई हुई चीज हमेशा नीचे आने के गुमान में रहती है। आप हमेशा याद रखिए कि हम पहले अपने आस पड़ोस को जरूर सुधारेंगे। हमारा अभी निरंतर सेमिनार रहा यूपी बोर्ड के बच्चों के अंदर, जिनको आज तक ये पता ही नहीं है कि आईआईटी क्या होती है और जेई क्या होता है और नीट क्या होता है। दे स्टिल डोंट नो। इस वर्ष हमने इस बात पे भी चर्चा करी है कि आखिर, जैसे हमारे बच्चे ने बताया, अमन ने, कि हिंदी माध्यम में शुरू में तैयारी करने में थोड़ी सी बाधा आती है। ये तो इसके मास्टर फ्रेंडली थे, इसको हिंदी में उच्चारण कर देते थे कुछ कुछ शब्द, और लेकिन मैं अंतिम में बताया कि उस शब्द को मास्टर ने बता दिया, उसी में सीखो। आज भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस टेक्निक को समझ नहीं पाते हैं और अपनी तैयारी को खराब कर लेते हैं। टॉर्क एजुकेशन ने इस बारे में भी एक बड़ा निर्णय लिया है कि वो अगले सत्र से हिंदी माध्यम के अंदर आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी को शुरू करेगा। जी हाँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन के अंदर टॉर्क एजुकेशन हिंदी मीडियम में भी आने वाला है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, एक बात हमारे बच्चे अमन ने बड़ी प्यारी कही कि टीचर ने कहा कि सर उसी चीज में पढ़ो, क्यों हिंदी इंग्लिश में, क्यों आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। दूसरी चीज, वेटेज को लेकर इसने बात करी। दरअसल आपको मैं बताऊं, आप जब कभी दवा खाते हो तो उसमें ये नहीं देखते हो कि इसमें दर्द की कौन सी है, इसमें विटामिन की कौन सी है। आप ये सोचते हो कि ये सारी फायदे की चीजें और सारी अंदर जानी चाहिए और मुझे मुद्दे के बाद फायदा होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जब व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, आप किसी भी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली मत देखो, किसी भी चैप्टर को इंडिविजुअली मत देखो, उन सभी सब्जेक्ट को कंबाइन करके देखो और ये सोचो कि ये मेरी पूरी जरूरत है। कुछ चीजें उसमें से आसानी से मिल जाएंगी, जैसे मैं केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करूं, इनऑर्गेनिक, इफ यू हैव लर्न द कंसेप्ट यू विल डू विद इन सेकेंड, नॉट मिनट। जैसे कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आपके फटक से हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ पोर्शन टफ है वो आपको छोड़ के जाना है, नहीं, आपको कंबाइनली देखना है। हाँ, एग्जाम के अंदर जब आप बैठ रहे हो तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें आसान सरलतम रूप से हो जा रही है, कौन सी थोड़ा सा दुखद है, उनको बाद में देखना है। मगर जब तक आप तैयारी कर रहे हो, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट मत देखिए कि सर मैथ मेरे को समझ नहीं आ रहा, सर केमिस्ट्री मेरे से हो नहीं रही है। नहीं सर, आप क्यों इंडिविजुअली देख रहे हो? साइंस इज साइंस एंड मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। सब मिला के एक ही चीजें हैं। आप लोग बस एक खुद को जोश में लाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, तैयारी के बाद आप ये बच्चे जो आपको दिख रहे हैं सितारे, ये तो इनके 3 घंटे के उस समय का परिणाम है, लेकिन इन्होंने जो सीखा वो भविष्य में इनसे कोई नहीं ले सकता। एक बड़ी चीज सीख ली, मेहनत करना। जिस व्यक्ति ने मेहनत करना सीख लिया, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सफल जरूर होगा। और याद रखिए कि एग्जाम में हो सकता है किसी एग्जाम में आप सफल ना हो, मान लीजिए कोई एग्जाम आपके लिए नहीं बना, लेकिन अगर आपने मेहनत करना सीख लिया तो निश्चित है मेहनत रंग लाएगी साहब, मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप को परिश्रमकारी बना लीजिए। आप परिश्रम करना सीख लीजिए और तैयारी वो चीज सिखाती है। और हाँ, ये जो बच्चे ने कहा कि यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, ये सच है कि हम अपने टाइम पे सोचते थे कि क्या अगर मैं बच्चा हो, अगर मैं टीचर होता
और मेरे से मैं बच्चा होता तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता तो शायद चीजें बेहतर हो जाती। जब हमने शिक्षक बनने की ठानी तो सारी चीजें अपने दिमाग में रखी और मैं बड़ी बड़ी नगरी में भी जॉब छोड़ के अपने इस शहर में आया हूँ। मैं गोंडा की मिट्टी से पला बड़ा हूँ। मैं आज सोचता हूँ कि यहाँ पर हर बच्चे में एक बड़ा कलाम छुपा हुआ है, हर बच्चे में एक नया रामानुजम छुपा हुआ है। खुद को निखारे तो सही। एक बड़े सोच की जरूरत है, कर्म जरूर बड़े होंगे। इसी क्रम में मैं अश्वनी सर को थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि वो भी बच्चों के लिए कुछ जरूर कहें। धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्रिय छात्र, हालांकि प्रिय तो आप लोग भी हैं, लेकिन इनकी मेहनत जो आप देख रहे हैं आज से लगभग आई थिंक मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, बहुत दूर से आया हूँ बेटा, काशी नगरी आप लोगों को पता होगा। तो काशी नगरी मैंने छोड़कर आए है और ये जो माला वाला देख रहे हैं इनका भाई साहब का, ये हमारे पास आते थे और बहुत डिप्रेशन में कभी कभी, सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं सर, क्या करें सर मेंस का पेपर आ गया। बड़ा धैर्य रखो और चीजें बस करते जाओ। और बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, महाभारत तो आप लोग जानते ही होंगे, बेटा कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो इन्होंने कर्म किया, इन्होंने क्या किया, कर्म किया। क्या बेटा तूने कभी सोचा था कि सर ऐसा होगा? नहीं सर, नहीं। तो वहीं तो कह रहे बेटा कर्म करो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, जो बोलना है सर तो बोल ही चुके होंगे। बस एक मैं कुछ शायरी है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर की तलाश करो। अक्सर शीशा टूट जाता है पत्थर की वार से, अक्सर शीशा टूट जाता है पत्थर की वार से। ऐसा शीशा तलाश करो कि पत्थर टूट जाए शीशे की वार से। धन्यवाद। यहाँ पर बेहतर अश्विनी सर, मतलब आप आगाज जैसा भी रहा हो मगर अंजाम अश्विनी सर ने दे ही दिया। और इस अंजाम के क्रम में आप सभी को एक बड़ा संदेश मिला है। जी हाँ, एक बड़ा संदेश मिला है। एक और अंतिम बात जो एस्पिरेंट है मैं उनके लिए जरूर कहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट में लीन मत हो। आज तक मेरी जितनी भी रैंकर्स, मेरे कलीग्स भी रहे और मेरे पढ़ाए हुए छात्र भी रहे, एक बड़ा अनुभव उनसे ये मिला है कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लीन नहीं होते। बैलेंस, यस। अगर कोई सब्जेक्ट वीक जा रहा है तो छोड़ना नहीं है। मेडिकल वालों खास कर ये तुम्हारे लिए है, लीन नहीं होना। जी हाँ। दूसरी चीज, बच्चा जब तैयारी के टाइम पे उसको वो एकेडमिक्स करके आता है, 10th का हो चाहे वो 8th इवन पास किया हो या इवन 12th पास किया हो, वो एकेडमिक करके आता है। ऑब्वियसली जब वो कॉम्पिटिटिव चीजें देखता है तो वो अलग लगता है, वो एकदम फीलिंग में आ जाता है, अरे साला क्या हो गया। मैं आपको बता दूं, आपको क्या आता है, मुझे क्या आता है, सवाल बाद का है। पहला सवाल ये है कि एग्जाम में क्या आता है। आपको फोकस करना है कि एग्जाम में क्या आता है। टीचर्स ने कुछ नए कंसेप्ट पढ़ा दिए तो उसको लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला नहीं बन जाना है। आपको ये फोकस करना है कि एग्जाम क्या पूछ रही है। कई सारे बच्चे, मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे, एक मेरा ही दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, जब मैं मेरे साथ तैयारी करता था, यू विल नॉट बिलीव कि मैं सोचता था काश उसके जैसा मेरा ब्रेन होता, उसके जैसा मेरी अप्रोच होती। यू विल नॉट बिलीव कि बच्चे ने जेई मेंस नहीं क्लियर कर पाया। एडवांस देने लायक बच्चा था, एडवांस निकालने लायक बच्चा था, बट जेई मेंस नहीं क्लियर कर पाया। वजह सिर्फ एक चीज, वहां पर जब छोटे छोटे क्वेश्चन मिले ना तो उसको लगे इतना आसान तो पॉसिबल ही नहीं है। तैयारी के जर्नी में इतना आसान कहां होता है, ये तो बोर्ड में आता है। तो मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट पर पकड़ बनाइएगा और बड़ी बड़ी चीजें नहीं, बड़ी चीजें तो होती ही नहीं, छोटी छोटी चीजों पर काम कीजिए और छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें निकालिए और खुद बड़े बनिए। कभी भी बड़ी चीजों पर मत फंसिए, लीन मत होइए, छोटे 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 छोटे। अगर मान लीजिए एग्जाम में 20% चीजें बड़ी आ रही हैं तो किसी भी एग्जाम का ट्रेंड है, सब नहीं करना होता है, सबसे ज्यादा करना होता है। यस, रैंकर्स तो कुछ होते हैं, ज्यादा भीड़ किसकी होती है, सिलेक्शन वालों की। ये मैसेज सिलेक्शन वालों के लिए है। सब नहीं करना होता है साहब, सबसे ज्यादा करना होता है। और सबसे ज्यादा किस तरीके का, ध्यान में रखिए, एग्जाम पैटर्न पे। मैं एक छोटा सा मैसेज था जिससे बहुत बच्चे कंसेप्ट अपना खराब कर लेते हैं, बहुत बच्चे। ये आदत इस लौंडे में थोड़ी थी, इसका मैं बताऊं, ये
जब मेरे पास आता था, मैं क्या डाउट है सर? सर इसकी मैथमेटिक्स नहीं हो रही। आप बता दो सर। फील नहीं आ रहा है सर। इस बच्चे के अंदर एक खास बात है, जब तक ये मेरी क्लास लेता रहा, जितने डोमेन में पढ़ाया कि ये मास्टर ने बोल दिया इतने से सवाल बनेगा, उतने से ही सवाल बना। और आपको मैं बता दूं कि अमन बताएगा, क्या मेरे नोट से सवाल आए थे? जी सर, आए थे। एकदम दिए हुए सवाल आए। यस सर, एकदम वही सेम सवाल आया था। वो सवाल था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग के कारण कहां पर मैक्सिमम होता है, इसी से रिलेटेड सवाल था। r/√2 रटा रटाया आंसर था नोट्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें टॉर्क एजुकेशन आपको दे रही है। खैर, मैं अपनी बातों को अब विराम दूंगा और आपसे यही कहूंगा कि अगर आप IIT जेईई और मेडिकल के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे ही सितारे बन के आप चमकना चाह रहे हैं, तो ट्राई वंस टॉर्क एजुकेशन गोंडा। यस, ट्राई वंस टॉर्क एजुकेशन गोंडा। धन्यवाद।